नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचयू भट्ट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। रिसेंट पेंडेमिक में कुछ आशा की किरण जग रही हैं, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी बॉडी में आए हुए हर परिवर्तन को बड़े ही संगीन तौर पर ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि कौन सा रूप किस रूप में इस पेंडेमिक का आपके साथ अटैक कर सकता है या आपको अटैक कर सकता है, ये किसी को मालूम नहीं है। हम स्वस्थ रहें, हम ऑब्जर्व करते रहें और जो हमें डायरेक्शन दिए हुए हैं, जो हमें सलाह दी गई है, सरकारी सलाह दी गई है, उसका पूरा सम्मान करते हुए अपन अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके सामने फिर से मुखातिब हुआ हूँ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ और इसका आधार, इस का जो कनेक्शन है वो एक चीज के ऊपर है, वो है द ऑप्शन ऑफ अनहैप्पीनेस। ये एक बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है कि ऑप्शन ऑफ अनहैप्पीनेस सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपने कभी किसी पेड़ को झूलते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी पेड़ को डिप्रेस्ड नहीं देखा होगा। आपने पक्षियों को चहचहाते हुए देखा होगा, लेकिन उसके पास अनहैप्पी होने के ऑप्शंस नहीं है। हाथी को मदमस्त तरीके से चलते हुए देखा होगा, घोड़े को उछलते हुए देखा होगा, गाय को शांत प्रिय तरीके से देखा होगा, लेकिन एक इंसान ही है जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये खुश है या नाखुश है। और आपकी नाखुशी आपके चेहरे पर अपने आप टपक जाती है। इसीलिए तो लोग आपको कहते हैं, भाई क्यों आज थोड़े ठंडे नजर आ रहे हो या नर्म नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर से निकली हुई वो सारी भावनाएं, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, आपके चेहरे से टपक जाती है। तो अनहैप्पीनेस जो है वो इंसानी रिएक्शन है, ये दूसरे किसी में नहीं पाया जाता है। तो आज की हम जो कहानी आपके सामने मैं जो पेश करने वाला हूं, वो इसी से थोड़ा ताल्लुक रखती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा के राज्य में एक बहुत अच्छा पोएट था, कवि, और वो अपनी कविताओं से नॉलेज को बांटता था और लोग उसको काफी पसंद भी करते थे। लोग इंतजार करते थे कि वो एक नई कविता के साथ फिर से पेश हो और वो उसका लुत्फ उठा सकें, उससे कुछ संदेश पा सकें, उससे कुछ ज्ञान प्राप्ति कर सकें। और वो अपनी कविताओं के अंदर क्रिटिसिज्म भी देता था, आलोचनाएं भी करता था, लोगों की आलोचनाएं भी करता था और राजा की भी आलोचनाएं करता था, सलाह भी देता था, जनता को भी सलाह देता था, राजा और राज्य को भी सलाह देता था। तो जब उसकी चर्चा वहां के राजा के पास गई, तो राजा ने उसे अपने दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया और कवि जो था वो राजा के दरबार में आया और राजा ने उसको आदेश दिया कि आप जो जनता के अंदर बात करते हैं उसका कुछ प्रमाण हमें भी दीजिए। तो कवि ने
समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कुछ कविताएं पढ़ी और सब दरबारों ने उसको हाथों हाथ लिया। राजा भी खुश हुआ और उसने कहा कि ये आपकी जो फिलॉसफी है उसको अब बांटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये इनाम दे रहा हूं। और इनाम में उन्होंने एक बहुत कीमती हीरा उस कवि को दे दिया और साथ में ये एक कमेंट भी दे दिया कि अब आपको ये कविताएं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कवि ने इनाम तो ले लिया, लेकिन साथ में उसने एक शर्त रखी कि हुजूर, कल मेरा एक कार्यक्रम है जिसमें मैं जनता को फिर से संबोधन करने वाला हूं, उसके सामने एक नई कविता पेश करने वाला हूं। मैं आपका ये इनाम स्वीकार करता हूं इस शर्त पे कि आप कल जरूर उस सभा में हाजिर रहें और आप खुद भी उन कविताओं को सुने। राजा ने उस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया और कवि डायमंड लेकर के, हीरा लेकर के लौट गया। वक्त आया दूसरे दिन का, सारा शहर जो था वो उमड़ पड़ा था उस कवि को सुनने के लिए। राजा भी वहां आए, कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यक्रम चला। काफी कुछ एज यूजुअल जो कवि की स्टाइल थी, आलोचना, समालोचना, कमेंट्स, सलाह, एडवाइस, इसके हिसाब से चलता रहा। और फिर जब लोग बहुत उससे खुश हुए और जोरदार तालियों से जब उसका स्वागत किया, तब कवि ने वो इंसिडेंट बताया जो उसके साथ कल राजा ने दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे को एक ये हीरा दिया गया है और मेरे को ये कहा गया है कि अब आज के बाद से मुझे कविताएं लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस हीरे को बेच करके और अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी कविता नहीं छोड़ सकता हूं। इसलिए ये हीरा मैं पब्लिक को देता हूं। और उन्होंने हीरा उछाल करके और पब्लिक में फेंक दिया। जब हीरा पब्लिक में गिरा तो अफरा तफरी मच गई। लोग हीरे को ढूंढने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर, आगे पीछे, पुलिंग पुशिंग सब कुछ करते रहे। आधा एक घंटे तक वहां पे हीरा ढूंढने का प्रोसेस चला। राजा अपनी सवारी लेकर चले गए। किसको हीरा मिला किसी को मालूम नहीं, लेकिन राजा को संदेश मिल गया। अब कहानी तो यहां खत्म हुई, लेकिन अपनी बातचीत यहां शुरू होती है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिलता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो ये जानने मिलता है कि किसी भी आदमी को नॉलेज और ज्ञान के सामने एक अभिमान पूर्वक इनाम देना किसी के भी लिए ठीक नहीं है। हमें नॉलेज को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ज्ञान को हमेशा स्वागत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। और ये कह करके आप इनाम दें कि अब आपको आगे कविता लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुददारी जो कवियों में होती है वो खुददारी सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। और ये कहना कि अब आपको कविता लिखने की जरूरत नहीं है, वो कवि को नागवारा गुजरा और उसने इस तरह हीरे को एक अलग तरीके से ट्रीट किया गया। तो वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द नॉलेज। दूसरा यह है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इसमें दोनों में फर्क है। कवि के पास सेल्फ रिस्पेक्ट था और राजा के पास ईगो था। तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की जो खाई है उसको भी बहुत तरीके से समझना सबके लिए जरूरी है। नॉलेज शेयरिंग जो है वो इट्स प्योर,
ये प्योरिटी के साथ आती है। और जब उस नॉलेज शेयरिंग को मैनिपुलेट किया जाए या चैलेंज किया जाए तो नॉलेज शेयर करने वाले गुरु या कवि या ज्ञानी व्यक्ति बहुत ही हताहत हो जाते हैं। तो हमें गुरु और ज्ञानी पुरुष को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। दूसरी बात यह समझने जैसी है कि मटेरियलिस्टिक पावर और नॉलेज पावर ये दोनों अलग चीजें हैं। आप हीरे से आदमी को वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन उसके ज्ञान की गंगा को नहीं रोक सकते। इसलिए मटेरियलिस्टिक पावर और नॉलेज की पावर दोनों को अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और एक बात है, ये एवरीबडी कैनॉट बी जज्ड फ्रॉम द सेम स्टैंडर्ड। हर आदमी को जज करने के स्टैंडर्ड अलग होते हैं। आप किसी व्यापारी के साथ अगर बात करते हुए हीरा दे देंगे तो वो समझ जाएगा कि उसकी भौतिक वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है, लेकिन नॉलेज वाले आदमी को अगर आप मटेरियलिस्टिक वैल्यू से इवेल्युएट करने जाएंगे तो वो उसको स्वीकार्य नहीं होगा। और आखिरी बात जो इस मॉरल ऑफ द स्टोरी में आती है वो ये आती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राप्ति एंड प्राप्य। जो आप चाहते हैं, आप जो प्राप्त करते हैं वो एक अलग चीज है, और जो प्राप्त करने योग्य है वो एक अलग चीज है। इनकी तफावत को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो रही इस स्टोरी के पीछे मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात, लेकिन हमें इसमें से क्या करना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करता हूं। और मैं कहता हूं कि वी बिलीव दैट हैप्पीनेस इज इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, या मटेरियलिस्टिक जो है वो उससे ही, प्राप्ति से या मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से ही हमें हैप्पीनेस मिलती है। ये हमारा भ्रम है, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो विद इन है। हैप्पीनेस जो है वो कंटेंटेड टू योर ओन असेसमेंट है। हैप्पीनेस आपकी खुद की चीज है, आपके अंदर से आती है। मटेरियलिस्टिक तरीके से आप हैप्पीनेस एक्वायर करें ये शब्द संभव नहीं है। तो हैप्पीनेस अगर लानी है तो एक कांच के टुकड़े से भी हैप्पीनेस आ सकती है, और अनहैप्पीनेस डायमंड से भी कंटिन्यू रहती है। और एक चीज समझें कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, उनके पास अनहैप्पीनेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अनहैप्पीनेस का ऑप्शन सिर्फ इंसान के अंदर है। सिर्फ इंसान ही अनहैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर सकता है, महसूस कर सकता है, या अपने अंदर अनहैप्पीनेस की भावनाओं को ला सकता है। लेकिन पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उनके पास अनहैप्पीनेस का कुछ नहीं। उसने खाना खा लिया, आराम से छाया देखी, सो गया, नैपिंग ले लिया, मजा कर लिया। उसको ये चिंता नहीं है कि कल फिर मेरे को घास मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल मेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। संग्रह की नीति सिर्फ हम में है, संग्रह की नीति किसी में नहीं है। अगर आप गाय को या पशु को कुछ चारा दे देते हैं, उसका पेट भर गया, तो वो इससे ज्यादा चारा नहीं खाएगा। वो ये सोच के नहीं खाएगा कि कल मुझे चारा नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो टेक लाइफ वन डे एट ए टाइम। अपनी जिंदगी को बहुत लंबा सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं कि आजकल एक नया तंत्र चला है, खुशी रहने के लिए मेडिटेट करिए। खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए वन शुड डू मेडिटेशन। द वर्ड मेडिटेशन इज फ्रॉम मेडिकल। आपको मेडिटेशन की जरूरत तब है जब आप बीमार हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, साइकोलॉजिकल तौर से, आशा, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के तौर पे जब आप बीमार हैं तब आपको मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑलरेडी अ हैप्पी मैन।
तो अगर हम अपने आप ही खुश रहें, अगर हम अपने आप ही हैप्पी रहें, तो हमें मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। मेडिटेशन तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो ऐसा मत सोचिए कि मेडिटेशन से ही हम खुश रह सकते हैं। आप अपने आप खुश रहें तो मेडिटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस बात को मैं यहीं पे, इस संदेश को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज की बात से कुछ आपको संदेश मिला होगा, और ये संदेश आप अपने साथ कैरी करिए, इसको एंजॉय करिए, खुश रहिए, खुश रखते रहिए, और खुश दूसरों को माहौल में भी खुशी बिखेरते रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।